इन तीनों का अंतर क्या होता है और साधारण पब्लिक के समझने के लिए भी और चिकित्सकों के समझने के लिए भी बहुत सारी बातें बताई थी। अब इसका सेकेंड फेज़ मैं आज शुरू कर रहा हूँ। अभी प्रश्न हुआ है कि पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं। पिछली बार मैंने बताया था कि पाइल्स जो है कई प्रकार के होते हैं, स्थान के अनुसार, अवस्था के अनुसार, डिग्री के अनुसार कई तरह के होते हैं। तो आयुर्वेद में तो 6 प्रकार के जो अर्थ माने हैं, षड अर्थांसी भवंती, वात पित्त कफ श्लेष में शोणित सन्निपाद षड अर्थांसी भवंती, ये 6 प्रकार के अर्थ होते हैं। और चरक ने जो है श्रावी अर्थ और शुष्क अर्थ 2 प्रकार के माने, वो इनके अंतर्गत ही आ जाते हैं। जिसमें जैसे रक्तज है और पाइल्स है वो जो है ब्लीडिंग पाइल्स में आ जाएगा, और जो वायु के जो रोग भी हैं वो जो है शुष्क अर्थ में आ जाएंगे। जिसमें से रक्तस्राव हो रहा हो वो कहलाता है श्रावी अर्श अर्थात ब्लीडिंग पाइल्स। जिसमें से रक्तस्राव नहीं हो वो कहलाता है नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, शुष्क अर्श। प्राय करके अंदर के जो पाइल्स होते हैं वो डेंटेड लाइन के अंदर की तरफ रहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर चढ़ी रहती है, वो कहलाते हैं इंटरनल पाइल्स। डेंटेड लाइन के बाहर की तरफ जो पाइल्स होते हैं वो कहलाते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। उनके ऊपर स्किन की कवरिंग रहती है। एक्सटर्नल पाइल्स किसी भी तरह की तकलीफ रोगी को नहीं देते हैं, वर्षों तक रोगी में पड़े रहते हैं। लेकिन सेंटिनल पाइल यदि हो जाए, 6 o'clock पोजिशन में प्राय होता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्राय 6 o'clock पोजिशन में पाइल्स एक हो जाता है लंबा सा, और उसके साथ में फीसर अर्थात घाव हो जाता है, उससे अटैच हो जाता है, तो वो उसके साथ टच होता रहता है, तो रोगी को तीव्र पीड़ा होती है। रोगी मल त्याग के लिए जाता है तो 2, 3, 4, 5 घंटे तक रोगी चिल्लाता रहता है पेन के कारण से। इसलिए बड़ा कठिन दर्द होता है उसको इस पाइल ये फीसर रोग के अंतर्गत, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अब जो है प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह के और भेद किए गए हैं पाइल्स के। प्राइमरी पाइल्स जो होते हैं वो 3 बजे की स्थिति, 7 बजे की स्थिति और 11 बजे की स्थिति, 3, 7, 11 o'clock पोजिशन में जो पाइल्स होते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी पाइल्स। सेकेंडरी पाइल्स इन बिटवीन द सेकेंडरी पाइल्स होते हैं, वो कहलाते हैं। ब्लीडिंग नॉन ब्लीडिंग आपको बता ही दिए हैं, एक्सटर्नल इंटरनल आपको बता दिए गए हैं। और इस तरह से पाइल्स के कई प्रकार हो सकते हैं। आयुर्वेद में जो 3 बलियाँ लिखी गई है, प्रवाहिणी, विसर्जनी, संवरणी, इन तीनों बलियों में अर्श अभ्यंतर अर्श होते हैं। और सुश्रुत ने और चरक ने जो है वो सहज अर्श का जो वर्णन किया है। अब आधुनिक मतानुसार कुछ लोग नहीं मानते हैं इसको कि सहज बर्स कंजेंटल पाइल्स नहीं होते हैं, लेकिन शास्त्र ने कहा है तो हम शास्त्र की बात मानते हैं। निश्चित रूप से जिनके माता पिता को अर्श रोग की बीमारी होती है, उनके बच्चों को भी जो है बीज दोष के कारण से ये व्याधि उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से ये अर्श के बारे में आपको पहले भी बताया था। आगे आपको मैं कुछ फोटोग्राफ बताऊंगा जिनके कारण से आप देख सकें कि इंटरनल पाइल्स क्या है, एक्सटर्नल क्या है, फीसर क्या है, किस प्रकार के मस्से हैं, ये आपको उसमें दिखाई देगा। एक स्टेजेस के बारे में ये आपको बताया था मैंने, 1st डिग्री पाइल्स, 2nd डिग्री पाइल्स, 3rd डिग्री पाइल्स, 4th डिग्री पाइल्स, ये भी पहले बता चुका हूँ मैं, जिसके अनुसार हम चिकित्सा करते हैं। बड़ी बात देखिए कि आयुर्वेद में भी जो है भेषजम, क्षार, शस्त्र, अग्नि, आयुर्वेद ने लिखा है भेषज, क्षार, शस्त्र और अग्नि, ये 4 प्रकार की चिकित्सा जो बताई है सुश्रुत ने और जो शास्त्र में, उसका जो वर्णन ये 4 स्टेजेज जो बताई गई है, इनके अनुसार ही उनकी चिकित्सा की जाती है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, वो आगे मैं आपको चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत जो है बताऊंगा। डॉक्टर साहब हमें बताइए पाइल्स के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? हाँ, पाइल्स के या अर्श के मुख्य जो लक्षण हैं, प्राय करके पूर्व आयुर्वेद में पूर्व रूप और रूप 2 तरह से बताया है। अर्थात जब रोग पैदा होने वाला हो उससे पूर्व रूप जो उसके प्री ऑपरेटिव लक्षण आ जाते हैं। जैसे कि पिंडिकोद्वेष्टनम, पिंडलियाँ जो है उस रोगी की बहुत दर्द करने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाती है, और पेट में अफारा हो जाता है, और बेचैनी रोगी महसूस करने लगता है, इनहेजिनेस जिसको कहते हैं वैसा महसूस करता रहता है। अग्निमांद्य हो जाता है। आयुर्वेद में लिखा है कि अग्निमांद्य और अनुलोमन की जो प्रक्रिया है वो 2 यदि भिन्न हो जाती है तो अर्श रोग की उत्पत्ति हो जाती है। जब तक हम इसकी चिकित्सा नहीं करेंगे तब तक रोगी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए अग्निमांद्य का मतलब अग्नि मंद हो जाती है, भूख बंद हो जाती है, उसको खाने की इच्छा नहीं होती है रोगी को। तो इस प्रकार के खान पान की व्यवस्था जो है रोगी के अंदर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो लक्षण हैं ये तो पूर्व रूप के लक्षण। बाद में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसमें जैसे ब्लीडिंग हो गया,
रक्तस्राव हो सकता है, और स्वेलिंग थोड़ी सी आ जाए तो थोड़ा दर्द सूर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाती है, पेट का अफारा फूल जाता है, यदि बाहर मस्से निकल गए हैं तो प्रोलेप्स होने के कारण से अवरोध होने के आटोप हो जाता है, पेट का फूलना, गैस जो है पास नहीं होती है रोगी को, उसमें ज़्यादा उसको तकलीफ होने लगती है। और सूल थोड़े प्राय करके इंटरनल जो पाइल्स होते हैं उनमें यदि साधारण अवस्था रहे तो उसमें कभी भी पेन नहीं होता है, ये मुख्य बात है। और यदि उसके अंदर ये प्रोलेप्स हो जाए और फिशर के साथ अटैच हो जाए तो रोगी में पेन होता है, अथवा इन्फ्लेमेशन ऑफ द पाइल्स मास, शोथ यदि उसमें हो जाए तो रोगी को पेन होगा। तो ऐसी अवस्था में थोड़ी भिन्नता हमें देख लेनी चाहिए, क्या स्थिति है, ये आगे की बात है। प्राय करके प्रारंभ जो होता है तब से बताया कि इस प्रकार के लक्षण जो है रोगी के अंदर मिलते हैं। मुख्य रूप से प्राय रोगी में रक्तस्राव जब होने लगता है, 1 बार 2 बार 3 बार होता है, तब तक रोगी घबराता नहीं है, लेकिन बार बार जब होने लगता है तो रोगी क्या है, मेरे तो सारा खून निकल जाएगा। ऐसी अवस्था में वो डॉक्टर के पास जाता है कि साहब देखिए मुझे तो कुछ इलाज करिए। जब वो उसको कहते हैं कि ऑपरेशन करा लें तो वो कहता नहीं साहब ऑपरेशन नहीं, मुझे तो दवा दीजिए। तो ऐसे रोगियों के लिए विशेष व्यवस्था अलग से की जाएगी जो आपको आगे बताएंगे। डॉक्टर साहब आप हमें बताइए पाइल्स का उपचार क्या है? हाँ, अभी तक तो हम इसके भेद और लक्षणों में उलझे हुए थे। अब ये उपचार एक मुख्य व्यवस्था है, और आयुर्वेद में चक्रदत्त में लिखा है दुर्नाम साधनोपाय चतुर्धा परिकीर्तित है, भेषजम क्षार शस्त्राग्नि। दुर्नाम कहते हैं पाइल्स को, अर्श को कहते हैं, कठिनता से जो सिद्ध होता है रोग उसको कहते हैं दुर्नाम। दुर्नाम साधन, उसको साधन ठीक करने के लिए 4 प्रकार के उपाय शास्त्र ने बताए हैं। भेषज माने औषधि की चिकित्सा, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो थेरापेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्षार की चिकित्सा, क्षार जो है अभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार का प्रयोग बताया है, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। भेषजम क्षार शस्त्र, ऑपरेशन बताया गया है, ऑपरेशन पाइलेक्टोमी इत्यादि ऑपरेशन बताए, हेमरेडक्टोमी करते हैं। और अग्निकर्म चिकित्सा, जब किसी भी तरह से ठीक नहीं हो अर्श जो है बार बार होता हो तो उसको अग्निकर्म के द्वारा जला देते हैं। नए पुनर्उद्भव है, अग्निकर्म की विशेषता यह है कि अग्निकर्म चिकित्सा के बाद में उस रोग की उत्पत्ति दोबारा नहीं होती है। ये 4 जो है मुख्य व्यवस्थाएं बतलाई गई है शास्त्र ने। इसके अनुसार सबसे पहले हम भेषज अर्थात मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। रोगी भी कहता है कि साहब मुझे तो पहले आप दवाई दीजिए, बाद में चिकित्सा ऑपरेशन करा लेंगे, अभी तो खून बंद होना चाहिए। रोगी घबराता क्यों है? खून। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, खून यदि रोगी को आ रही है और अर्श से यदि आ रहा है, पाइल से यदि आ रहा है, तो उस अवस्था में आप उस रोगी को निम्नलिखित औषधियों का प्रयोग कराएं। आप नोट भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। देखिए, नागकेसर चूर्ण 2 ग्राम से 3 ग्राम की मात्रा में, स्फटिक भस्म 250 mg, ये एक खुराक की बता रहा हूँ आपको। और अकीक पिस्ती या कहरवा पिस्ती 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिस्ती 250 मिलीग्राम, ये मिलाकर के पुड़िया दिन में 3 बार जल के साथ या मधु के साथ या दूध के साथ या दुर्वा स्वरस के साथ इसको दे सकते हैं। रोगी को कहिए कि बागों में जो घास लगी रहती है जिसको दूब कहते हैं, ऊपर से लंबी लंबी काट करके घर पे लाके उसको साफ पानी से धोए, और धोने के बाद मिक्सी में डाल के ग्राइंडर कर ले और थोड़ा सा पानी भी डाल दे। ग्राइंडर करके कपड़े में उसको छान ले, जो रस जो जूस निकले वो 1-1 कप जूस जो है मिश्री मिला के दिन में 3 बार पिए। 2 दिन में ही रक्तस्राव बंद हो जाएगा। रोगी को शांति मिलेगी कि मुझे बड़ा अच्छा किया। लेकिन खान पान में भी उसको रोगी को ज़रूर कहे कि शाम के समय दूध और दलिया खाए, सुबह के समय छाछ और रोटी का सेवन करें। मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, बेसन इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। चावल का प्रयोग भी नहीं करें ये, और बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खा लें। बैंगन की सब्ज़ी खाते ही ब्लीडिंग हो जाएगी। प्रयोग जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये रक्तस्राव की चिकित्सा सबसे पहले इसलिए बताई है कि प्राय रोगी आते ही कहेगा खून बंद करिए साहब मेरा, तो ये चिकित्सा है। अब सबसे पहले जो भेषजम औषधि जो चिकित्सा की गई है उसके लिए सुश्रुत ने, चरक ने, सभी ने कहा है कि अनुलोमक और अग्नि प्रदीपक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। अग्नि प्रदीपक का मतलब है अग्नि को बढ़ाने वाली, भूख बढ़ाने वाली, रस स्राव जो होते हैं, आमाशय में सिक्रेशंस होते हैं, उनको बढ़ाने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। अग्निमान्य जब हो जाता है तो आम का पाचन नहीं होता है। आम का पाचन नहीं होगा तो रोगी में ये रोग की उत्पत्ति होती रहती है।
दूसरा अनुलोमक, अनुलोमक का मतलब है नीचे की तरफ प्रसारित होने वाला, जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टल्टिक जो मूवमेंट है वो बढ़े, नीचे की तरफ जाएगा, तो उस अवस्था में मल निकल जाएगा और आम भी निकल जाएगा और गैस भी निकल जाएगी, तो रोगी में उसको आराम मिलेगा। यद वायु और अनुलोम्याय यद अग्नि बल वृद्धे अनुपानोषध सेव्यम तत्सेव्यम निश्चित मर्ष सही। ये चरक का सिद्धांत है। चरक जो है मेडिसिन का ग्रंथ है, हम उसकी पालना करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद भी इस श्लोक की मान्यता करते हैं कि इस प्रकार के रोगी को अन्न पान औषध की व्यवस्था करनी चाहिए जो अग्नि के प्रदीप्त करने वाले हो और वायु का अनुलोमन करने वाला हो। इस सिद्धांत को रख करके ही चिकित्सा करनी चाहिए, चाहे शस्त्र चिकित्सा करें चाहे औषध चिकित्सा करें। अब औषध चिकित्सा के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम रोगी को किस प्रकार के पाइल्स है,